बात कर रहे थे आपका कि अमेंडमेंट ये जरूरी है। किसी भी कानून में अमेंडमेंट की आवश्यकता ही तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो संशोधन के तरीके ये कानूनों में दिए रहते हैं और जो कानून में दिया तरीका होता है उसे हम फॉर्मल मेथड बोलते हैं। ठीक है, वो औपचारिक तरीका है किसी भी कानून में संशोधन का, क्योंकि औपचारिक इस शब्द की व्याख्या तब ज्यादा होगी जब हम लोग सीपीसी पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि अब जस्ट शुरू ही होगी। तो फॉर्मल वहां क्या कहेगा कि डिग्री डिग्री की डेफिनेशन आएगी। ठीक है, कहेगा डिग्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। डिग्री न्यायालय के निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति है। ठीक है, फॉर्मल शब्द की व्याख्या होगी वहां। ठीक है, यानी औपचारिक तरीका ये क्या चीज है? फॉर्मल एक्सप्रेशन, औपचारिक अभिव्यक्ति ये क्या चीज है? तो आपको बताया जाएगा कि औपचारिक का मतलब होता है जिसमें सब कुछ प्री डिसाइडेड है, सब कुछ पहले से तय है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहले से तय ना हो। तो हम लोग सीपीसी देखेंगे, आप डेफिनेशन खूब याद करते रहते हैं, लेकिन चूंकि कभी आपको यही नहीं बताया जाता ना, आप कभी पता करने की कोशिश करते हैं कि अगर उसने कहा कि डिग्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर, और फॉर्मल का मतलब यह है कि सब कुछ प्री डिसाइडेड है, तो इसका मतलब यह हुआ कि डिग्री में जो कुछ लिखा है वो सब कुछ प्री डिसाइडेड होना चाहिए। और अगर वो प्री डिसाइडेड है तो कोई चीज तो ऐसी होनी चाहिए जहां वो प्री डिसाइडेड लिखा है। वो चीज कौन सी है जिसमें वो प्री डिसाइडेड लिखा है? यानी डिग्री में क्या होगा ये आखिर कहां लिखा है? और अगर कहीं नहीं लिखा है तो या तो डिग्री की डेफिनेशन गलत है और या फिर व्याख्याकार की व्याख्या ये गलत है। ठीक है, और व्याख्याकार की व्याख्या ही गलत हो सकती है, डिग्री की डेफिनेशन गलत नहीं हो सकती। ये प्राइमरी विश्वास आपके मन में होना चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ। लेकिन यही विश्वास नहीं होता और इसी कारण बेयर का महत्व ये आपके ध्यान में नहीं आता कभी भी। बेयर का महत्व ध्यान में आए, इसके लिए जरूरी है कि बेयर के एक एक शब्द को या उसमें लिखी गई एक एक बात को ढूंढने की कोशिश की जाए। तो आप जब सीपीसी में आदेशों को पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां आदेश 20 आता है। ठीक है, वो आदेश 20 ये बताता है कि डिग्री और आदेश में क्या क्या होगा। तो जब पहले से बता दिया उसने आदेश 20 में कि डिग्री में ये होगा, आदेशों में ये होगा, इसका मतलब ये हुआ कि प्री डिसाइडेड हो गया। दैट इज व्हाई डिग्री की डेफिनेशन में लिखा है कि डिग्री इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। और एक बार चीजों को ठीक से समझ लिया जाए तो फिर बार बार चीजों को समझने की जरूरत खत्म हो जाती है। और खूब समझ लीजिए, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये एलएलबी में लिखना बहुत आसान है। अगर शंकरी प्रसाद सिंह, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती इनकी चर्चा भी कर देंगे आप, ठीक है, अपनी आंसर बुक में, तो आपको नंबर मिल जाएंगे और बड़ा पास हो जाएंगे और बड़ा 70% अंक आपके आ जाएंगे। चर्चा भी कर देंगे, लेकिन कंपटीशन में बाहर निकाल दिए जाएंगे, क्योंकि वहां वो जो कुछ पूछेंगे वो शंकरी प्रसाद सिंह और ये सब नहीं पूछने वाले हैं। ठीक है, इसलिए विस्तार से पढ़ना ही एकमात्र तरीका है कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए। अदरवाइज एलएलबी में तो अभी गोल्ड मेडल मिल ही जाएगा। एलएलबी में गोल्ड मेडल हासिल कर लेना कोई कठिन बात नहीं, क्योंकि हम भी मिलते रहते हैं लोगों से, तो हमें पता है कि वो क्या बताते हैं कि चोरी है, चोरी में कुछ लिखना ही नहीं है, उसके 5 इंग्रेडिएंट है वो लिख दो, 5 स्पष्टीकरण है वो लिख दो, बात खत्म हो गई।
और जब वही चोरी पूछ ली जाती है कंपटीशन में तो जीरो, क्योंकि चोरी को कभी समझा ही नहीं। ठीक है, राजस्थान जुडिशरी में सवाल किया कि सीता और गीता दोनों एक जौहरी के पास गए और दोनों ने एक एक हार ये खरीदा। ठीक है, दोनों हार लेकर वापस आ गए। गीता ने सीता का हार चुरा लिया और चुराकर अपनी अलमारी में रख लिया। सीता इस बात से अनभिज्ञ रही कि उसका हार चुरा लिया गया है। सीता भी गीता का हार चोरी करने के आशय से उसकी अलमारी में गई और उसने अपना ही हार उठा लिया और लेकर चली आई। अब सवाल है, क्या सीता ने कोई अपराध किया है? गीता ने तो किया ही है, गीता ने तो चोरी की ही है। गीता के बारे में तो निसंदेह मामला चोरी की है, लेकिन सीता, क्या इसने कोई चोरी की? सवाल ये है। अब वही आज तक एलएलबी में 4 स्पष्टीकरण, डेफिनेशन और ये वो लिख के नंबर हासिल किए गए, उसे समझने का कभी प्रयास नहीं किया गया। कहता कब्जे में, और हमने आपसे बार बार जब भी कानून की क्लास ली हमने कहा कानून में हमेशा तत्व की बात होती है। ठीक है, कब्जा मीनिंग देयर बाय वैध कब्जा, उसे अलग से कहने की जरूरत नहीं। हमने आपसे अनेकों बार कहा कि आदमी का मतलब होता है अच्छा आदमी। ठीक है, अच्छा तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। आदमी का मतलब ही है सच बोलने वाला, आदमी का मतलब ही है दूसरों की मदद करने वाला। ठीक है, दूसरों की मीनिंग देयर भाई, जहां तक आप मदद कर सकते हैं अपनी सीमा में रहते हुए। ठीक है ना, तो ये आदमियत के गुण हैं। 2 बातें हो सकती हैं कि आप बुरे आदमी हो और आदमी हो, अच्छा आदमी नाम की चीज ही नहीं होती। ठीक है, ये बात ही गलत है। अच्छा आदमी होता ही नहीं, आदमी होता है और बुरा आदमी होता है, 2 लोग होते हैं, तीसरा आदमी नहीं होता। अब चूंकि आदमी ही इतना दुर्लभ हो गया कि जब आदमी मिला तो तुमने उसे अच्छा आदमी ये कहा। ठीक है ना, ये तुम्हारी समस्या है, ये आदमियत की समस्या नहीं है। जैसे आप कहते हैं कि मेरा शराब पीने का मन होता है, ठीक है, या जुआ खेलने का मन होता है, सबका हो रहा। मेरा रिश्वत लेने का मन होता है, सबका हो रहा। ठीक है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो पहली बार तुम्हें हो रही है। ठीक है, जो भी आपका करने का मन होता है वो सबका हो रहा है। इसलिए आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, खराब आदमी नहीं है। ठीक है, खराब नहीं, सामान्य व्यक्ति, वो सबका हो रहा। हां, आप ये करने लगे तब खराब आदमी है। ठीक है ना, लेकिन मन तो सबका ही हो रहा। कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन इसके कारण से व्यक्ति बुरा नहीं हो रहा। हां, वो व्यक्ति महान जरूर है, वो व्यक्ति महिमावान जरूर है जिसका ये मन नहीं हो रहा। ठीक है, वो महिमावान जरूर है क्योंकि वो मानव की प्रकृति से ऊपर उठ गया, तो उसकी महिमा है, लेकिन आपकी बुराई नहीं है, आप सामान्य व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये ठीक है कि जो आप जब एलएलबी करेंगे तो आप क्या करते हैं, आपने इनकी चर्चा भी कर दी है तो गोल्ड मेडल मिल जाएगा, लेकिन जब कंपटीशन होगा, ठीक है, तो बात ऐसे नहीं बनेगी। ठीक है, अब सवाल हम लोग वहां पर थे कि सीता, इसने कोई चोरी की या नहीं। ठीक है, हमने अब तक कहा कि कानून में हमेशा तत्व की बात चलेगी। कब्जे का मतलब हुआ वैध कब्जा, आदमी का मतलब हुआ वो आदमी जो सच बोलता है, आदि जिसमें सद्गुण है। ठीक है ना, आदमी में जो होने चाहिए वो, तो अगर उसमें उसने कहा कि कब्जा, इसका मतलब वैध कब्जा। और कब्जा पहली चीज है, जब तक वो नहीं होगा किसी के पास तब तक चोरी असंभव है। गीता के पास कब्जा कब आया?
गीता के पास कब्जा कभी आया ही नहीं। ठीक है, संबंधित आर्टिकल का कब्जा गीता के पास कभी नहीं आया, गीता उसे चोरी करके लाई है। ठीक है ना, तो गीता के पास वो हार चुराई गई संपत्ति है। ठीक है ना, गीता के पास वो संपत्ति नहीं, वो चुराई गई संपत्ति है। ठीक है ना, कैसे लाई थी? चोरी करके लाई थी। ठीक है, सीता की थी। अब तुम अपनी ही परछाई से लड़ना शुरू करो, तो लड़ तो तुम नहीं सकते, क्योंकि असंभव हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब जब असंभव करने का तुम प्रयत्न कर रहे हो तो तुम मूर्ख जरूर हो। ठीक है, तुम्हें बुद्धिमान आदमी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके कारण से तुम्हें कोई दंड नहीं दिया जा सकता तुम्हारी मूर्खता के लिए। ठीक है, अपराध वही बात है कि घर में आपने कोई गलती कर दी, गलती है लेकिन ऐसी नहीं है कि आप पिटो, तो पीटा नहीं जाएगा, लेकिन उस गलती के लिए पुरस्कार आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो सीता नो डाउट गीता की अलमारी से हार चोरी करने ही गई है, ये सही है, लेकिन चोरी कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, क्योंकि वहां जो वस्तु रखी है वो चुराई गई संपत्ति है, और चुराई गई संपत्ति के अलावा कुछ है नहीं। ठीक है, चुराई गई संपत्ति के अलावा वहां कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब चूंकि सीता ऑलरेडी उसकी मालिक थी हार की, और ये हम लोग जब चुराई गई संपत्ति की डेफिनेशन और सारी चीजें पढ़ेंगे तो आगे जब चोरी में बढ़ेंगे तो देखेंगे चुराई गई संपत्ति जैसे ही मालिक के पास आएगी, चाहे जाने में आए चाहे अनजाने में आए, ठीक है, वैसे ही वो चुराई गई संपत्ति बचेगी ही नहीं। ठीक है, वो तत्काल क्योंकि उसी के पास आ गई, उसी की संपत्ति है, तो सीता जब वहां से वो गहना उठाएगी तो उसी का है चूंकि, इसलिए वो चुराई की संपत्ति बचेगी ही नहीं। तो उसने लिया क्या? ठीक है, चोरी के लिए तो सब कुछ पूरा होना चाहिए था, गीता के कब्जे में होनी चाहिए थी आर्टिकल, ये इसका आशय बेईमानीपूर्ण होना चाहिए था। ठीक है, बेईमानीपूर्ण आशय का मतलब या तो खुद को लाभान्वित करती है या उसे हानि पहुंचाती है। ठीक है, या लाभ हानि दोनों चीजें हो जाती हैं, कुछ तो होता, कुछ है ही नहीं। ठीक है, चूंकि उसके पास कब्जे ही नहीं है, इसलिए सीता किसी अपराध की दोषी नहीं है। हाँ, अगर कोई और होता सीता की जगह और वो चुराने की कोशिश करता तो चोरी के प्रयत्न का दोषी मेरे विचार से चोरी के प्रयत्न का दोषी अवश्य हो सकता था, चुरा वो भी नहीं सकता था, क्योंकि ऑलरेडी चुराई गई संपत्ति कैसे चुराई जाएगी भाई? वो तो चोरी की संपत्ति है, सीता के कब्जे में तो नहीं है, वो सॉरी गीता के कब्जे में तो नहीं है, वो तो चुराई गई संपत्ति है। ठीक है, तो मेरे विचार से अगर कोई अन्य लेता आके तो चोरी का प्रश्न भले ही घटित होता, लेकिन सीता ने कम से कम कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, अब ये निष्कर्ष निकलते कब है? जब आप चीजों को ठीक से पढ़ते हैं, संशोधन समझ लेना, ठीक है, और संशोधन के लिख के नंबर पा लेना, ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। जिस दिन आपसे संशोधन पूछा जाएगा उस दिन संशोधन पर बने सवालों का जवाब दे पाना ये तभी संभव होगा जब आपने विस्तार से ठीक से उसको समझा है। तो हमने आपसे कहा कि कानूनों में संशोधन का एक औपचारिक तरीका है और कानूनों में संशोधन का एक अनौपचारिक तरीका है। संशोधन ये आवश्यकता है कानून में, क्योंकि वक्त बदलेगा, जरूरतें बदलेंगी, समाज की मनोवृत्ति बदलेगी। ठीक है, और समाज की मनोवृत्ति, बदले हुए वक्त, बदली हुई जरूरत, इसके अनुरूप कानून बना रहे तभी उस कानून का पालन होगा, अदरवाइज लोग उसका मॉस स्केल पर अपालन करेंगे। और अगर मास स्केल पर लोगों ने अपालन शुरू कर दिया कानून का तो कानून की प्रभावकारिता ये समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तुम कितनों को जेल में डाल दोगे।
ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने भी पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था, क्या हुआ? ठीक है, तो आप मौत स्केल पर लोक चेतना के विरुद्ध अगर कोई कानून बनाएंगे या कोई कानून लोक चेतना के विरुद्ध होगा तो वो संबंधित देश में, संबंधित क्षेत्र में प्रभावी हो ही नहीं सकता। इसलिए कानून लोक चेतना के अनुरूप बना रहे। इसके लिए कानून में संशोधन की आवश्यकता ये पड़ेगी। अब संशोधन की आवश्यकता चूंकि होगी तो संशोधन का तरीका भी आपको देना पड़ेगा। जब संशोधन का तरीका स्वयं कानूनों में दे देते हैं तो उस तरीके को हम कानून में संशोधन का फॉर्मल मेथड अर्थात औपचारिक तरीका कहते हैं, क्योंकि वो स्वयं कानून में दिया है। अब कई बार हमने कल भी चर्चा की कि औपचारिक तरीका इतना टफ हो जाता है कि उससे संशोधन संभव नहीं। ठीक है, आपने ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देखा, आपने कनाडा का उदाहरण देखा, आपने अमेरिका का उदाहरण देखा कि औपचारिक तरीका इतना टफ हो गया कि हो ही नहीं पा रहा। अमेरिका को छोड़ भी दें, ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में नो डाउट कानून में संशोधन का औपचारिक तरीका बड़ा आसान। ठीक, अलिखित संविधान है, जरूरत पड़ा एक कानून पास कर लिया, बात खत्म हो गई। कानून पास करने के लिए वहां कुछ नहीं करना, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी का रूल सब जगह वही है कि जो मैक्सिमम नंबर है हाउस का, ठीक है, उसका 1/10 इससे हाउस चल जाएगा। ठीक है, और उसमें मेजॉरिटी चाहिए तो एक हमारे यहां भी 26-27 ऐसे वहां होगा। ठीक है, हमने आपसे कल चर्चा की थी कि 1/10 लोकसभा में 55 बैठे आके, और जो 55 बैठे तो 55 में आपका 28 इससे मेजॉरिटी हो गई, 25 इसमें बैठे आके राज्यसभा में 13 से मेजॉरिटी हो गई। तो इससे पास किया जा सकता है, इतना आसान है ब्रिटेन में, लेकिन हो नहीं पाता है, हो नहीं पाता क्योंकि प्रत्येक सरकार को डर लगता है कि हमने कुछ किया और हार जाएंगे हम चुनाव। क्योंकि ब्रिटेन बड़ा कंजर्वेटिव कंट्री है, बड़ा परंपरावादी देश है। उनकी वेशभूषा भी आप देखेंगे तो आप अपने यहां आज से 200-250 साल पहले जो वो राज करते थे उस समय की उनकी वेशभूषा देख लीजिए और आज की देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। ठीक है, आप 200-250 साल पहले की वेशभूषा उनकी फोटोज में देख लीजिए और आज जब उनकी शादी हो रही हो या राजतिलक हो रहा हो तब उनका देख लीजिए तो लगभग आपको वैसा ही मिलेगा, कोई बहुत ज्यादा बदलाव उसमें नहीं दिखेंगे। वो बहुत बड़े परंपरावादी लोग हैं, दुनिया में शायद अकेला देश होगा जहां कंजर्वेटिव पार्टी है। ठीक है, वहां कंजर्वेटिव पार्टी है तो परंपरावादी है, तो हर को डर लगता है कि हम चुनाव हार जाएंगे। तो ये सही है कि वहां अमेंडमेंट आसान है, लेकिन होते नहीं है वहां अमेंडमेंट। ठीक है, तो फॉर्मल मेथड कई बार इतना टफ हो जाता है, ठीक है, अपनी अंतर्निहित कठिनाइयों के कारण। जैसे ब्रिटेन है, सॉरी अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, वहां तो अंतर्निहित कठिनाई है, वो है ही इतना कठिन कि हो ही नहीं पाएगा, हो नहीं पा रहा है। आपको बताया अमेरिका में 30 अमेंडमेंट कांग्रेस ने, ठीक है, पारित करने के लिए पारित किए, उनमें से 5 रेटिफाइड नहीं हुए स्टेट से, यानी 25 केवल अमेंडमेंट ऐसे हैं जो वहां प्रभावी तौर पर किए जा सके, जिनमें से 10 शुरुआती 2 सालों में। तो मामला बड़ा कठिन है। और ब्रिटेन जहां बड़ा आसान है वहां भी जो लोगों की इच्छा है उससे डर के कारण अमेंडमेंट नहीं हो रहा, तो फिर अनौपचारिक तरीके भी संशोधन के विकसित होते हैं। यानी संविधान में संशोधन के अगर एक लाइन में बोले तो 2 तरीके हैं। एक औपचारिक तरीका जो इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूशनों में दिया होता है, हमारे यहां भी दिया है, और दूसरा संविधान में संशोधन का अनौपचारिक तरीका जो संविधान में नहीं दिया होता
लेकिन विकसित हुआ है वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड उसका विकास हुआ है। संविधान में टेक्निक दी है वो जिससे अनौपचारिक तरीका प्रयोग होता है, लेकिन ये लिखा नहीं है संविधानों में कि इस तरह से भी संविधान का संशोधन किया जा सकेगा, ये लिखा नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि अनौपचारिक तरीका कॉन्स्टिट्यूशन में इटसेल्फ नहीं दिया होता है, और वो अनफॉर्मल मेथड जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का है, हमने कल कहा था आपसे, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, न्यायिक निर्वचन, ठीक है, और दूसरा परंपरा, संवैधानिक, ठीक है ना, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस, इनका डेवलपमेंट, दो चीजें वर्ल्ड वाइड विकसित हुई। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है इसे विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? ब्रिटेन को, ठीक है। और जो आपका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, इसके माध्यम से संविधान के संशोधन का जो श्रेय जाता है वो अमेरिका मुख्यतः, और बाकी कनाडा ऑस्ट्रेलिया भी आप मान सकते हैं, लेकिन मुख्यतः अमेरिका। कारण हमने आपसे अभी 5 मिनट पहले बोला कि ब्रिटेन परंपरावादी देश है, इसलिए परंपराओं का विकास ये ब्रिटेन में ही होगा, और जो कन्वेंशन का तरीका है इसीलिए ब्रिटेन में ज्यादा लोकप्रिय हुआ। और ब्रिटेन में कन्वेंशन के तरीके से क्या किया कि जो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी जहां राजा को प्रमुखता थी, मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन को एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है, एक लोकतांत्रिक देश में बिना किसी संशोधन के सफलतापूर्वक चलाया गया, क्योंकि वे कंजर्वेटिव हैं। नेपाल की तरह नहीं कि राजा को उखाड़ कर फेंक दें, ठीक है ना, वहां तो भाई राजशाही उन्होंने खत्म कर दी, लेकिन वहां आज भी है कंजर्वेटिव है, परंपरा से हटते नहीं जल्दी जल्दी। तो जब हटते नहीं तो अब मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा यह है कि राजा ये करेगा, राजा वो करेगा, राजा, और लोकतांत्रिक मूल्य आज दुनिया में जो हवा है वो लोकतंत्र की है, डेमोक्रेटिक सेटअप की है। तो दुनिया की आबो हवा इससे अनुकूलता बनाते हुए एक मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन को हमें डेमोक्रेटिक वे में चलाना है, और डर लगता है कि अगर डेमोक्रेटिक वे में चलाने के लिए जो आवश्यक संशोधन है, हमने ये लिखा कि जो कैबिनेट कहेगी उसे राजा को मानना होगा, तो हो सकता है चुनाव हार जाए, क्योंकि जनता कंजर्वेटिव है, वो नहीं हटना चाहती परंपरा से, डर लगता है। इसलिए कन्वेंशंस का विकास ये शुरू हो गया। आज भी लिखा है राजा ही ये करेगा, राजा वो करेगा, राजा ये करेगा, लेकिन कुछ भी राजा बिना कैबिनेट की सलाह के नहीं करता, ठीक है। आपको उदाहरण दिए थे कि जैसे वहां लिखा है कि राजा वीटो कर सकता है किसे? संसद द्वारा पारित कानून को, लेकिन आज तक नहीं किया, आज तक किया ही नहीं। और जब हम लोग संसदीय विशेषाधिकारों और विधायी प्रक्रिया पर बात कर रहे थे तब हमने कहा था, वो बातें पड़ी होंगी वीडियोस में, कि ऐसा माना जाता है कि मानो अब इंग्लैंड के सम्राट की वीटो करने की शक्ति खत्म हो गई है, मानो है, आज भी सैद्धांतिक रूप से है, लेकिन यूज होती ही नहीं, या यूज होती तो मंत्रिमंडल की सलाह पर, तो और मंत्रिमंडल चुन के आ रहा है, ठीक है ना। तो एक मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन को एडजस्ट कर दिया कन्वेंशन के डेवलपमेंट से, क्योंकि फॉर्मल मेथड है लेकिन इस्तेमाल करने में डर लगता है, ठीक है। दैट इज व्हाई एन अदर मेथड विच मे बी said by us as of informal method has been developed in Britain, ठीक है ना। दूसरा उन्होंने क्या होना चाहिए? लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सेटअप जो आबोहवा दुनिया में है उसके मुताबिक जो जनता से चुनकर आए हैं, एक्चुअल शक्ति उनमें होनी चाहिए, ठीक है ना।
भाई जो अपनी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स लेकर जनता के बीच गया और जनता ने जिसके पक्ष में समर्थन व्यक्त किया, सत्ता का उपयोग उसे करना चाहिए, संप्रभुता की जो देश की है उसका उपयोग उन्हीं के द्वारा होना चाहिए। यही डेमोक्रेटिक स्पिरिट के अनुकूल होगा, ठीक है। लेकिन मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन क्या करा, राजा ऐसा करेगा, राजा अमुक शक्ति का उपयोग करेगा। अब इस बीच क्या करें, तो दूसरा कन्वेंशन वहां डेवलप हुआ कि जो नाम मात्र के प्रतीक तो राजा ही रहेगा, लेकिन कैबिनेट, एक्चुअल ताकत कहां रहेगी, कैबिनेट में। कैबिनेट जो निर्णय ले लेगी, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो निर्णय ले लेंगे वो राजा मान लेगा, परंपरा के नाते मान लेगा। राजा कभी वीटो करेगा ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। तो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक लाइंस पर सफलतापूर्वक चलाया जा सका, ठीक है। तीसरा वहां, ठीक है, कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कमी है, ठीक है, हमारे यहां तो कमी है, हम, ठीक है, जैसे जरूरत पड़ी हमने 15(3), 15(4), 16(4)A, 16(4)B ये बना लिया, ठीक है। लेकिन वहां कमी पड़ी तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो वहां परंपराओं के आधार पर जहां शक्ति नहीं है, ठीक है, ये जहां कोई नियम नहीं है, वहां नियमों को, ठीक है, या कन्वेंशंस को नियम की तरह विकसित कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरह जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन को परिवर्तित कर देते हैं। अब ब्रिटेन का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, परिवर्तित स्वरूप में, जैसा कन्वेंशन के द्वारा परिवर्तित वो हो गया, उस परिवर्तित स्वरूप में वहां लागू हो रहा है। फॉर्मली सब कुछ राजा ही है, लेकिन व्यवहार में सब कुछ मंत्रिमंडल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है। तो ये ब्रिटेन को इसका श्रेय जाता है कन्वेंशन विकसित करने का। क्यों? इसलिए क्योंकि फॉर्मल मेथड है बट उपयोग नहीं हो रहा, ठीक है ना। अमेरिका, इसने जुडिशियल रिव्यू, ये जो ताकत कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है न्यायपालिका, क्योंकि वहां क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन, ठीक है ना, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, ये बहुत रिजिड रूप में, बहुत ही कठोरता के साथ लागू है। विधायिका अपना काम करेगी, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी, और आपका न्यायपालिका अपना काम करेगी। अब संविधान में लिखा है कि विधायिका ये कानून बना ही नहीं सकती। कल हमने उदाहरण दिया था, जैसे उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रेस की अभिव्यक्ति जो स्वतंत्रता है उसके विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाएगी। तो अब करें क्या? संशोधन करना चाहते तो प्रोसेस ही इतना कठिन है, हो ही नहीं पाएगा फॉर्मल मेथड से। तो इंटरप्रिटेशन, स्वतंत्रता, इसका क्या अर्थ हो सकता है? ठीक है, स्वच्छंदता, इसका क्या मतलब हो सकता है? स्वच्छंदता का अर्थ भी यह नहीं हो सकता, निरंकुशता स्वच्छंदता का अर्थ नहीं है। स्वच्छंद, अगर संधि विच्छेद करें, स्व प्लस छंद, ठीक है, अपने छंद में जीना, ठीक है, इसे स्वच्छंदता कहेंगे। फिर आपका छंद क्या हो सकता है? तो आपका छंद वही हो सकता है जो आप ईश्वर के यहां से लेकर आए, जो आपने यहां पाया वो आपका छंद नहीं है, ठीक है। मूल रूप से आपका छंद क्या है? वो जो ईश्वर के यहां से लेकर आए। ईश्वर के यहां से क्या लाए थे? निष्कपट व्यक्तित्व, ठीक है, झूठ से परिचय नहीं था आपका, बेईमानी से परिचय नहीं था, ये सब परिचय यहां हुए हैं। इसका मतलब अगर स्वच्छंद में व्यक्ति जिएगा तो भी उसका जीवन समाज के विरोध में नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करके उन सामान्य शब्दों में से प्रतिबंध विकसित किए और जो व्यवस्था बनाने के लिए जरूरी
संशोधन थे वो कैसे ले आए? इंटरप्रिटेशन से ले आए। तो वर्ल्ड वाइड दो तरीके संशोधन के विकसित हो गए, एक फॉर्मल मेथड, दूसरा अनफॉर्मल मेथड। अब चूंकि हमें ये लाभ रहा कि जब हमारा संविधान बना 1947 में, ठीक है, और 1950 में पूरा हुआ, उसमें दुनिया में जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन थे वो लगभग 100 साल या 50 साल काम कर चुके थे, और काम करने के कारण उनकी जो कमियां थी वो सामने आ गई थी, और उन कमियों को दूर करने के जो तरीके थे वो भी विकसित स्वरूप में सामने आ चुके थे। इसलिए बहुत हद तक तो हमने क्या किया कि दोनों तरीके अपने यहां अपनाए। ठीक है, हमने फॉर्मल मेथड भी रखा और अनफॉर्मल मेथड भी इस्तेमाल किया। ठीक है, संविधान में संशोधन का। अच्छा, हमने कल इस पर भी बात की थी आपसे कि फॉर्मल मेथड कठिन ही क्यों रखते हैं। ठीक है ना, संविधान में संशोधन का जो फॉर्मल तरीका है उसे कठिन क्यों कर देते? अर्थात वो विधायी, जो सामान्य विधायी प्रक्रिया है, जो सामान्य लेजिस्लेटिव ताकत है, उससे डिफरेंट प्रकार की, उससे भिन्न प्रकार की और उससे कठिन क्यों होती है। तो हमने आपसे कहा था कि चूंकि संविधान फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, इसलिए उसमें परिवर्तन जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक भली प्रकार से विचार के उपरांत ही उसमें संशोधन होना चाहिए। इसीलिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सब जगह कठिन है, आसान नहीं है। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को ही हम कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और विधायी प्रक्रिया को हम लेजिस्लेटिव प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जब किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, कैपेसिटी अर्थात संविधायी शक्ति इसके अंतर्गत किया जाता है, और जब सामान्य विधान का निर्माण होता है तो विधायी शक्ति इसके अंतर्गत होता है। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है और एक लेजिस्लेटिव पावर है, ये दो बातें याद रखें। ठीक है, तो हमने अपने संविधान में दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया। हमने फॉर्मल मेथड ये भी रखा और आगे अनफॉर्मल मेथड से भी संशोधन किए। हमारे यहां जैसे कन्वेंशन, हमने कल भी चर्चा की थी कि विभिन्न क्षेत्रों में कन्वेंशन काम कर रहे हैं, और अब तो जस्टिस कुलदीप सिंह ने सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में कह भी दिया कि कन्वेंशन अगर है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का भाग मानेंगे, और जब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का भाग मानेंगे तो जब वो लॉ हो गया तो परंपरा बचे ही नहीं। ठीक है, फिर वो कानून के समान ही उस पर बाध्यकारी भला गया। तो आज की डेट पर रूल और कन्वेंशन में बस सिर्फ इतना ही फर्क कर सकते हैं कि रूल बनाया गया है, कन्वेंशन विकसित हुआ है, बस इसके अलावा कोई फर्क नहीं कर सकते। जो पूर्व का फर्क था वो जस्टिस कुलदीप सिंह ने मिटा दिया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में। पहले फर्क यह था कि कन्वेंशन के आधार पर न्यायालय निर्णय नहीं दे सकता था, रूल के आधार पर देता। अब वो भी बात नहीं रही, उन्होंने कहा कि नहीं, कन्वेंशन अगर है और उसका लगातार लंबे समय से पालन हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का भाग है, उसका पालन होगा। तो वो भी बात नहीं रही। तो आज कन्वेंशन और उसके बीच जो अंतर करें तो वो सिर्फ जन्म लेने की प्रक्रिया के आधार पर किया जा सकता है, वो विकसित होता है, रूल बनाया जाता है, बस इसके अलावा कोई नहीं। तो ये सारे तरीके हमारे यहां रखे गए। तो संविधान के संशोधन के दो तरीके, फॉर्मल, अनफॉर्मल। फॉर्मल स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, अनफॉर्मल कन्वेंशन और आपका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। ये दो तरीके इस्तेमाल होकर आए। तो हमारे संविधान में फॉर्मल तरीका कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन का कहां दिया? अनुच्छेद 368 में। ठीक है, वहां फॉर्मल मेथड दिया और वहां संविधान के हिस्सों की उपयोगिता और महत्व के आधार पर
फॉर्मल मेथड को 3 भागों में विभाजित किया है। वो 3 भाग कौन से हैं अभी चर्चा करें। तो जो भारत के संविधान का औपचारिक संशोधन, इसे करने के तरीके को हम लोग देखेंगे। तो वो अनुच्छेद 368 वहां मिलेगा और वहां संविधान के प्रावधानों की जो उपयोगिता और महत्व है उसे देखते हुए 3 प्रकार की संशोधन की प्रक्रिया ये दी गई है। एक तो संविधान का वो भाग है जिसे सामान्य बहुमत से संशोधित किया जा सकेगा। सामान्य बहुमत जैसे आपका क्या होता है, सामान्य कानून, इसका निर्माण होता है बिल्कुल उसी प्रक्रिया से, और वो आपका नए राज्यों के निर्माण आदि से संबंधित है। ठीक है, या फिर आपने विभिन्न आर्टिकल्स पढ़े हैं जहां ये लिखा है, जैसे अनुच्छेद 124, क्या कहा उन्होंने, जब तक संसद अन्यथा उपबंधित, जब तक संसद विधि बनाकर अन्यथा उपबंधित न करे तब तक उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित 7 न्यायाधीश होंगे। ठीक है, जब तक संसद विधि बनाकर अन्यथा उपबंधित न कर दे। संसद ने विधि बनाई, अन्यथा उपबंधित कर दिया, उन्होंने यह कर दिया कि अब 50 होंगे। तो प्रभावी तौर पर अगर तात्विक तौर पर देखें तो मानो अनुच्छेद 124 एक बदल गया है, माप 7 नहीं 50 होंगे, ऐसे ले लिया जाएगा। ठीक है ना। आप देखेंगे कि जब तक संसद विधि बनाकर अन्यथा उपबंधित न करे, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या केंद्र और राज्य के मंत्री अमुक वेतनमान, अमुक वेतन पाएंगे, तो अमुक वेतन पाएंगे। ठीक है, या द्वितीय या तृतीय, जहां भी जिस अनुसूची में, उन शायद चतुर्थ अनुसूची है, ये जो भी हो, हमें अनुसूची ध्यान नहीं है। ठीक है, उस अनुसूची में उल्लिखित वेतन ही पाएंगे। ठीक है, अब वेतन बना, अब उन्होंने जो वर्तमान में वेतन उल्लिखित है, अगर उन्होंने कानून बना दिया तो उसकी जगह ऐसे माना जाएगा मानो दूसरा वेतन आ गया। विशेषाधिकारों के संदर्भ में हम लोगों ने देखा था, संसद जब तक विधि बनाकर अन्यथा उपबंधित न करे तब तक संसदीय विशेषाधिकार वे ही होंगे जो इंग्लैंड के पार्लियामेंट के द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के तौर पर उपयोग किए जा रहे। पहले इंग्लैंड की पार्लियामेंट का नाम था, अब हम लोगों ने देखा था, वो पूरी बात उस समय डिस्कस हुई है कि अब वहां इंग्लैंड की पार्लियामेंट शब्द हटा दिया गया है, लेकिन जो भाषा लिखी है उसका प्रभाव आज भी वही है। ठीक है ना। एक सवाल आपसे और होता है कि संसद कानून बनाकर संविधान में संशोधन कर सकती है। ठीक है, सामान्य कानून बनाकर, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट कैपेसिटी में नहीं, संविधायी शक्ति में नहीं, बल्कि अपनी विधायी शक्ति में ही पारित किए गए कानून के माध्यम से संविधान के उपबंधों का संशोधन करने वाला कानून वे पारित कर सकते हैं। हमने उदाहरण दिया आपको, इतने सारे दिए। क्या राज्य की विधायी का कोई ढंग की कोई शक्ति है? ठीक है, क्या राज्यों की विधायिका भी ऐसा कर सकती? तो जहां तक हमें याद पड़ रहा है 164 और 194 देखिएगा। ठीक है, वो ये कहते हैं कि जो राज्यों के मंत्रीगण होंगे, ठीक है, और राज्यों की विधायिका, इनके जो विशेषाधिकार हैं, इनके संबंध में राज्यों की जो विधानमंडल दल है या राज्यों की जो विधायिकाएं, उनको भी कानून बनाने की शक्ति होगी। और जब तक वे कानून नहीं बनाते हैं तब तक अमुक अमुक जगह पर, ठीक है, उल्लिखित विशेषाधिकार उनके विशेषाधिकार माने जाएंगे और अमुक अमुक जगह पर उल्लिखित वेतन राज्य के मंत्रियों को दिया जाएगा। ठीक, तो अगर राज्य की विधायिका ने कानून बनाया तो उसका भी तो संसदीय कानून के समान ही प्रभाव होगा। तो
केवल ये दो विशेष क्षेत्र हैं जहां राज्य की विधायिका भी कानून बनाकर संविधान के उपबंधों को संशोधित कर सकती है। ठीक है ना। अब चूंकि महत्व के दृष्टिकोण से देखें तो इन उपबंधों की, ठीक है, उपयोगिता, ठीक है, राज्य व्यवस्था चलाने में बहुत अधिक नहीं है। अरे 8 न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट में या 50 होंगे, क्या फर्क पड़ता है। हम अपने, ये तो हमारी आर्थिक क्षमता की बात है, हम अपने मिनिस्टर्स को 2 लाख रुपए देंगे या 10 लाख रुपए देंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, राज्य व्यवस्था की प्रकृति परिवर्तित नहीं होती। उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो आज समझा जाता है ये ऐसे ही रहेगा या इसका कुछ हिस्सा उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में चला जाएगा। चिंता की बात तब होगी जब ये हिंदुस्तान के बाहर जाए। जब तक ये हिंदुस्तान के अंदर है तब तक चिंता की क्या बात है। कोई दोहरी नागरिकता तो है नहीं, विश्वास और मान्यता खंड लागू है। ऐसा भी नहीं होगा कि यहां की यूनिवर्सिटी से हमने कुछ पास किया तो वहां की यूनिवर्सिटी उसे मान्यता नहीं देगी। पूरे देश विश्वास और मान्यता खंड है, हम लोगों ने पढ़ा है विश्वास और मान्यता खंड। ठीक है ना। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। शाहजहांपुर ये उत्तर प्रदेश में रहेगा, तमिलनाडु में चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, इतने क्या अंतर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये राज्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण उपबंध नहीं है। इसलिए हम लोगों ने देखा है कॉन्स्टिट्यूशन 50 जगह ये लिखा है। ठीक है, 50 जगह मतलब नंबर ऑफ प्लेसेस यू कैन फाइंड सच ए लैंग्वेज एट ए नंबर ऑफ प्लेसेस, कि जब तक संसद विधि बनाकर अन्यथा उपबंधित न करे तब तक ऐसा रहेगा। इसका मतलब संसद विधि बनाकर अन्यथा उपबंधित कर दे तो ऐसा नहीं रहेगा। You can find these words at a number of places, ठीक है, in the constitution. Then we can say कि it is a simple method to amend the constitution. ठीक है, because इसमें हम किसी संविधायी शक्ति का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, सामान्य विधायी शक्ति से ही संविधान में संशोधन हो रहा है और इसलिए ये करने की अनुमति मिल रही है, क्योंकि इसका कोई बहुत गंभीर प्रभाव राज्य व्यवस्था पर नहीं हो रहा, इसलिए इसे करने की अनुमति है। ठीक है, दूसरे प्रकार के प्रावधान हम देखेंगे, वहां कुछ स्पेशल मेजॉरिटी है। ठीक है, लेकिन वो जो स्पेशल मेजॉरिटी जिस प्रकार के संविधान के संशोधन के लिए अनुचिंतित की गई है या आवश्यक बनाई गई है, उन प्रावधानों का देश के संघात्मक चरित्र यानी फेडरल कैरेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था चाहे अमेरिका हो चाहे कनाडा है, ठीक है, ये हो, अगर अमेरिका में तो हर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चाहिए कि वो राज्यों की 3/4 विधायिकाओं का समर्थन हासिल करें, और समर्थन हासिल करने के लिए या तो संवैधानिक सम्मेलन बुलाया जाए और या फिर उन्हें भेजा जाए प्रस्ताव। ठीक है, 2 ही तरीके वहां, और तरीका चुनने का हक किसे दिया? कांग्रेस को, वहां सेंट्रल लेजिस्लेचर को। मूलतः कनाडा में यह बात है कि जो राज्यों की विधायिकाएं हैं, संविधान का संशोधन अगर संघात्मक चरित्र से संबंध रखता है तो आपका क्या होना चाहिए? कम से कम 2/3 स्टेट लेजिस्लेचर्स उसका रेटिफिकेशन करें। ठीक है, और साथ ही साथ जितनी 2/3 लेजिस्लेचर कर रही हैं रेटिफिकेशन, उनमें कनाडा की कुल जनसंख्या का 50% निवास कर रहा हो। ठीक है, जो कुल जनसंख्या, ऐसा नहीं जैसे उत्तराखंड में, ठीक है, हमारे यहां उत्तराखंड में कम जनसंख्या है,
मिजोरम में कम जनसंख्या है, नागालैंड में जनसंख्या कम है, लेकिन स्टेट की गिनती के दृष्टिकोण से तो ये 2/3 की गिनती में आ जाएगा ना भाई। मानिए 32 या 33 जितनी भी स्टेट हो हिंदुस्तान में, उनका 2/3 निकालेंगे तब तो इनकी गिनती में आ जाएगा। लेकिन इस पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भारत की जो पॉपुलेशन है उसका 50% इन स्टेट्स में नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए कनाडा में ये प्रतिबंध है कि आपको क्या करना पड़ेगा, 2/3 स्टेट लेजिस्लेचर का समर्थन लीजिए, और जिन 2/3 का समर्थन आपने लिया स्टेट लेजिस्लेचर का, उनमें कनाडा की 50% जनसंख्या निवास करनी चाहिए, ठीक है। तो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां भी ऑस्ट्रेलिया में रेफरेंडम की पद्धति है, ठीक है, वो हमने कल बात की थी आपसे, ठीक है, उसकी पद्धति है। तो हमारे यहां ऐसे प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि संघात्मक संविधान हमारे यहां भी है, जिनका मतलब संघात्मक संविधान से नहीं है, ठीक है, जो देश के संघात्मक चरित्र यानी फेडरल कैरेक्टर से संबंधित नहीं है, उन प्रावधानों में अगर संशोधन करना है तो स्टेट इनकी सहमति को जरूरी नहीं माना, क्योंकि स्टेट की सहमति इसके कारण से भी संविधानों में संशोधन नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में संशोधन न हो पाने का बहुत बड़ा कारण यह भी था कि स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए, वो ही नहीं पा रहा था। अमेरिका में भी जो 25 ही हो पाए, उनमें से 5 कांग्रेस ने तो पास कर दिए थे, टोटल 30 कांग्रेस ने पास किया, लेकिन 5 का रेटिफिकेशन स्टेट से नहीं हुआ, तो टोटल 25 ही हो पाए संशोधन, ठीक है। तो ये एक हर्डल था। तो हमारे फ्रेमर्स ने ये सोचा कि ऐसा कर दिया जाए कि जहां देश के संघात्मक चरित्र से संबंधित बात ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रावधानों में संशोधन की बात है जो देश की शासन व्यवस्था उस पर गंभीर प्रभाव तो डाल रहे हैं, लेकिन उससे देश का संघात्मक चरित्र यह प्रभावित नहीं हो रहा। तो उनमें उन्होंने ये रखा कि एक स्पेशल मेजॉरिटी ये रहेगी, और उससे अगर संशोधन पास हो जाएगा तो संविधान संशोधित मान लिया जाएगा। संविधान के संशोधन का फॉर्मल मेथड देने का एक कारण और भी रहता है, वो कारण भी यह है कि जिसकी चर्चा हमने कल की थी कि न्यायालयों के सामने एक तो सारे विषय जाते नहीं, जैसे आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, ये हो सकता है हिंदुस्तान में, हो सकता है तो किस सीमा तक हो सकता है, अमेंडमेंट का मतलब क्या है, अमेंडमेंट की शक्ति क्या है, ये सब सवाल कब उठे, ये सारे सवाल फंडामेंटल राइट के संदर्भों में उठे, ठीक है। अगर शायद राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, इसको अमेंड न किया गया होता तो ये सवाल ही नहीं उठते, ठीक है ना। और अन्य महत्वपूर्ण जो संविधान के प्रावधान है उनके संबंध में इतने विस्तार से सवाल आज तक गए ही नहीं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष। तो फॉर्मल मेथड देने का जो मतलब देने की जो आवश्यकता है वो इस कारण भी होती है कि अगर केवल हम अनफॉर्मल मेथड यानी कन्वेंशन का विकास, और कन्वेंशन का विकास तो बहुत समय में होगा, ठीक है, और इंटरप्रिटेशन जुडिशियल इन्हीं को रखेंगे तो दोनों में एक तो समय बहुत लगने वाला है, और अमेंडमेंट हमें तुरंत चाहिए, ठीक है, संशोधन। और दूसरा, हर मामला या हर भाग से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं, और अगर चला भी गया तो उनका भी मत स्थिर होने में बहुत समय लगता है, और स्थिर मत भी वो कभी भी ओवर रूल कर देंगे। ये सारी दिक्कतें, इसलिए फॉर्मल मेथड दिया जाता है, और फॉर्मल मेथड की जरूरत है क्योंकि वो त्वरित संशोधन कर देता है, ठीक है ना, और त्वरित कानून को तीव्र गति से युग के अनुरूप बना देता है, इसलिए फॉर्मल मेथड देते हैं। तो दूसरा जो मेथड उन्होंने बनाया स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी में उन्होंने कहा कि
दोनों सदनों की जो कुल सदस्य संख्या है, ठीक है, कुल सदस्य संख्या हमने कल बात की थी कि कुल सदस्य संख्या का अर्थ क्या होगा, जो मैक्सिमम नंबर उनका हो सकता है, उस कुल सदस्य संख्या का बहुमत, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये पास करे, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करें और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड। ठीक है, ये स्पेशल मेजॉरिटी उन्होंने दूसरे प्रकार के प्रावधानों के लिए अनुचिंतित की, जिनका संबंध देश के संघात्मक चरित्र से नहीं है, अर्थात जिनसे राज्यों की शक्तियों को और उनकी जो ताकतें हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने एक दूसरा तरीका इस्तेमाल किया, क्योंकि अनुभव लिया ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका से, क्योंकि स्टेट के रेटिफिकेशन के कारण कुछ हो नहीं पा रहा। और एक और इंट्रेंस प्रोविजन जिन्हें कहा उन्होंने, उनमें संशोधन के लिए उन्होंने एक तीसरी बात रखी और यह कहा कि ये स्पेशल मेजॉरिटी जो पहले हमने कही है कि ऊपर जो दोनों सदन हैं उनकी कुल सदस्य संख्या का बहुमत, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 मिनिमम, न्यूनतम, अगर सारे सदस्य उपस्थित हैं, ठीक है ना, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी बहुमत तो 273 तो होना ही चाहिए लोकसभा में, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, 273 होने ही चाहिए, और 273 नहीं बल्कि कुल सदस्य संख्या जो भी उनकी हो सकती होगी उसका बहुमत, और जितने बहुमत के लिए उपस्थित हुए उनका 2/3। अब अगर मानिए सब उपस्थित हो गए, जितने हैं सब उपस्थित हो गए, तो उनका 2/3, जितने सब उपस्थित हो गए, ठीक है ना। तो सरकार जब चाहती है कि संशोधन हो तो वो उतना ही उपस्थित करती जितनी बहुमत के लिए जरूरी है, क्योंकि जितना ही ज्यादा उपस्थित हो जाएंगे उतनी ही दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि उतने का फिर 2/3 चाहिए, ठीक है। तो ये रहेगा, और जब ये हो जाएगा उसका आधे राज्यों का समर्थन चाहिए, ठीक है, आधे राज्यों का। किन प्रावधानों के लिए? उन प्रावधानों के लिए जो इंट्रेंस प्रोविजन कहे गए कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रेंस का मतलब अगर आप एआई पे देखेंगे तो कुछ बताएगा कि जो बड़े मौलिक हैं, ठीक है, जिनके बिना किसी चीज के होने की कल्पना नहीं की जा सकती, जो मतलब किसी भी ऐसी चीज मौलिक किसे कहते हैं जिसके बिना किसी वस्तु के होने की कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे प्रोविजन उन्होंने माने हैं, जिनमें उन्होंने राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल माना है, ठीक है। आपका देखेंगे अनुच्छेद 368 में, तो अनुच्छेद 368 में वो बताएंगे कि अनुच्छेद 54, 55, अनुच्छेद, ठीक है, 73, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 241 या अनुच्छेद 279A, ठीक है, या भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5 या भाग 11 के अध्याय 1 में मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की शक्तियों से संबंधित अध्याय होंगे, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी शक्तियों 7वीं अनुसूची इसमें, या संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में, या इस अनुच्छेद के उपबंधों में, ठीक है। यानी इटसेल्फ अगर अनुच्छेद 368 को आप अमेंड करना चाहते हैं, अनुच्छेद 368 को ही अमेंड करना चाहते हैं, यह 7वीं अनुसूची जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कर रही है, उसमें कोई संशोधन चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की शक्तियों में कोई बंटवारा चाहते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां कहां से 124 शुरू होकर 143, और हाई कोर्ट 214 शुरू होकर मेरे ख्याल से 231 तक आता होगा, 230-31 तक आता होगा, उनमें कोई संशोधन चाहते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कोई संशोधन चाहते हैं, ठीक है, राज्यपाल आदि के संबंध में जो उपबंध हैं, ठीक है, उनमें कोई संशोधन चाहते हैं, ठीक है। यह संसद में राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है, संसद में, जैसे आप देखेंगे लोकसभा में हमने कल भी कहा था उत्तर प्रदेश के 80 सांसद हैं, आप इसको घटाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के 80 नहीं होंगे, ये ज्यादा होंगे, ठीक है ना। तो संसद में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व है उसमें कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो आपको वो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए,
ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में 3 तरीके औपचारिक संशोधन के लिए इस्तेमाल हुए। पहला तरीका कि देश की राज्य व्यवस्था में जो बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है उसमें अगर संशोधन करना तो सामान्य विधायी प्रक्रिया, ऐसे उपबंधों का संशोधन करना है जो देश की राज्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण है, किंतु उसका कोई संबंध देश के संघात्मक चरित्र से नहीं है या ऐसी बातों से नहीं है जो देश की शासन व्यवस्था में मूलभूत मानी जाए, तो फिर आपका स्पेशल मेजॉरिटी है, ठीक है, विशेष प्रकार की प्रक्रिया और विशेष प्रकार का बहुमत चाहिए, लेकिन आधे राज्यों का समर्थन नहीं चाहिए। और फिर ऐसे उपबंध हैं जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राज्यपालों से संबंधित उपबंध, 7वीं अनुसूची, ठीक है, अनुच्छेद 368 स्वयं या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की शक्तियां, उनका संगठन, इनमें अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए। ये 3 प्रकार की व्यवस्थाएं औपचारिक तरीके के रूप में हमारे यहां दी। इसके अतिरिक्त जुडिशियल कन्वेंशन, वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और कन्वेंशन, इसके माध्यम से भी संविधान के संशोधन की प्रक्रिया हमारे यहां चली है, ठीक है। केशवानंद भारती, गोलकनाथ इसके उदाहरण हैं, ठीक है ना। इसके साथ मेनका गांधी इसका उदाहरण है, ठीक है। आपका एसआर बोम्मई इसका उदाहरण है, ठीक है, कि हमारे यहां संशोधन की प्रक्रिया जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से भी चली है। यानी संविधान का जो टेस्ट है वो वही है, संविधान का जो पाठ है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन न्यायिक निर्णय ने संविधान के पाठ का अर्थ इतना परिवर्तित किया है कि ऐसा लगने लगा है कि मानो संविधान संशोधित हो गया। इसके अलावा कन्वेंशन, इनका विकास भी हमारे यहां हुआ है। यद्यपि ब्रिटेन के जो बहुत सारे कन्वेंशन थे उन्हें हमारे यहां संविधान में लिखित रूप में शामिल कर दिया, लिखित रूप में, लेकिन अभी भी कई मामले हैं जहां कन्वेंशंस के आधार पर ही काम हो रहा है। जैसे हमने आपको बताया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो प्राइम मिनिस्टर से संबंध है, ठीक है ना, उनमें आज भी कन्वेंशन ही काम कर रहे हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो राष्ट्रपति से संबंध है उसमें आज भी कन्वेंशन ही काम कर रहा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एक, ठीक है, परस्पर जो मंत्रियों की एक दूसरे के कार्यों के लिए जवाबदेही है, उसमें आज भी कन्वेंशन काम कर रहे हैं। यही स्टेट्स की व्यवस्था है। इसके साथ साथ हमने आपसे कहा था कि नीति आयोग ये केंद्र और राज्य के बीच जो संबंधों को, ठीक है, चला रहा है, वो कन्वेंशन के आधार पर चला रहा है। राष्ट्रीय विकास परिषदें, ठीक है, वो जो सहकारी संघवाद के लिए उपयोगी मानी गई हैं, वे कन्वेंशन के आधार पर चला रही हैं। और जस्टिस कुलदीप सिंह ने अब तो सीनियोरिटी रूल कि चीफ जस्टिस जो सीनियर होगा वही बनेगा, ये भी कन्वेंशन के आधार पर आया है। तो सारे तरीके हमारे देश में इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। अब सवाल यह है कि जो अनुच्छेद 368 आज की डेट पर है, ये 368 आज की डेट पर जैसा है वैसा शुरुआत में नहीं था, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ, लागू हुआ, तब यह अनुच्छेद 368 ऐसा नहीं था, ठीक है। तो तब क्या था और आज ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। ये बात बस एक बात और भी है जो हमें बतानी है कि आधे राज्यों का समर्थन ये चाहिए, ठीक है। तो आधे राज्यों का समर्थन मानिए मिल गया, ठीक है। यानी कोई संविधान के संशोधन का प्रस्ताव
भेजा गया राज्यों को और आधे राज्यों ने उसके पक्ष में समर्थन दे दिया। लेकिन कुछ राज्यों में अभी विचार की प्रक्रिया जारी है। ठीक है, हमने कहा 20 तारीख तक संविधान का संशोधन करने के लिए राज्य अपना समर्थन भेजें, और 20 तक अगर नहीं आधे राज्यों का आया तो फेल हो गया, प्रस्ताव आ गया, पास हो गया। अब 15 तारीख तक हमारे पास आधे राज्यों का आ गया, लेकिन हमने डेट तो 20 दी है ना, और 5 राज्य 5 दिन में अभी अन्य राज्य विचार ही कर रहे हैं। हमारे पास क्योंकि आधे राज्यों का आ गया, हमने उठाया, डिक्लेयर कर दिया। अन्य राज्यों का यह कहना है कि भाई हमें कम से कम विचार करने का तो मौका देते हैं। ये तो बात गलत हो गई कि मानिए 10,000 वोट गिनने को रह गए। ठीक है, लोकसभा का चुनाव हुआ, 10,000 वोट गिनने को रह गया। ठीक है, और जो कैंडिडेट विजयी हो रहा है वो 50,000 की लीड लिए हुए है। ठीक है ना, और अब पूरा 10,000 उसे मिल जाए विरोधी कैंडिडेट को, तो भी तो विरोधी कैंडिडेट 40,000 वोटों से हार जाएगा। अरे भाई 10,000 तो गिनने को बचा और उसकी लीड 50,000 की है। ठीक, तो अब पूरा 10,000 उठा करके विरोधी कैंडिडेट के पक्ष में गिन दो, ठीक है, तो भी तो वो 40,000 वोटों से जीत जाएगा। लेकिन हम चुनाव परिणाम तो नहीं घोषित करते जब तक एक एक वोट की गिनती न हो जाए, तब तक चुनाव का परिणाम घोषित नहीं होता। तो क्या अगर आधे राज्यों में, यानी कुछ राज्यों में वोटिंग की मतलब कंसीडरेशन की प्रक्रिया जारी है और आधे राज्यों का समर्थन तब तक मिल गया, तो क्या संविधान का संशोधन किया जा सकता है? ये एक सवाल उठा था। ठीक है, उस समय स्टेट ऑफ मैसूर कहलाता था, जो अब कर्नाटक है। ठीक है, तो शुरुआत में एक बार 368 को संशोधित करना था, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ठीक है, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के संदर्भों में यह सवाल उठा कि स्टेट ऑफ मैसूर ने तब तक संशोधन पर विचार ही नहीं किया था, तब तक आधे राज्यों का समर्थन हासिल हो गया। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड मान लिया गया। यह प्रश्न उठा कि क्या वोटिंग की प्रक्रिया जारी होने पर, यानी चुनाव की प्रक्रिया या रेटिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही हो उसी समय इस प्रकार से किया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ठीक माना है और कहा कि आधे राज्यों का समर्थन लिखा है तो आधे राज्यों का मिल गया था। भले ही, यानी अगर किसी राज्य में विधानसभा न भी हो, ये कोई राज्य अपना मत देने की प्रक्रिया को चला ही रहा हो, इस बीच भी अगर आधे राज्यों का समर्थन मिल जाएगा तो इन प्रावधानों में भी संशोधन हो सकेगा। तो ये अनुच्छेद 368 जो आज है, ये ऐसा क्यों बना, कैसे बना, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या हुआ, ठीक है, और किस सीमा तक संशोधन किया जा सकता है, संशोधन का मतलब क्या है, इस पर कल बात करेंगे। देखें।